हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर 2020 का सेट 324 XA का सैंपल पेपर 1 को सॉल्व बच्चों हम करा रहे थे बच्चों, ठीक है। यानी आपका जो सेट चल रहा था वो 324 XA चल रहा था और इस 324 XA 2020 का है बच्चों ये, ठीक है, सेट नंबर। इसके हमने बच्चों आपको 6 पार्ट तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज आपके क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट से स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। 7 पार्ट में देखिए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आपको हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज 7 क्वेश्चन चलेगा और ये सब क्वेश्चंस बच्चों यहाँ से अब 8-8 नंबर के आएंगे। इट मीन्स दैट कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, ठीक है। तो 7वां सवाल, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी 7वां सवाल है, इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन हैं। कितने? 2, और 2 में से कोई एक करना है। ऑप्शनल वाले आते हैं तो हम तो दोनों की करेंगे। खैर, 7वें का निम्नलिखित में से किसी एक को हल करना है। का निम्नलिखित समीकरण निकाय दे रखे हैं बच्चों में। क्या दे रखे हैं? समीकरण निकाय, और इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए जो दे रखा है डिटेल पहले वो लिख लेते हैं। 7th का, ठीक है भाई, क्वेश्चन 7 का क्या दिया है? समीकरण निकाय हमें दे रखे हैं बच्चों। समीकरण निकाय कितने हैं बच्चों? 3x - 2y + 3z, 3x - 2y + 3z बराबर 8, पहला समीकरण निकाय। फिर दूसरा समीकरण निकाय 2x + y - z, 2x + y - z बराबर 1, ये दूसरा समीकरण निकाय है। और 4x - 3y, 4x - 3y + 2z बराबर 4, ये समीकरण निकाय थर्ड दे रखा है। अब इन तीनों समीकरणों को बच्चों हमें आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से। तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, आव्यूह विधि से हल करो, ठीक है भाई। आव्यूह विधि से हमें इसको हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले जब आप याद कीजिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आव्यूह विधि से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता था। 3 समीकरण निकाय दे रखे होते थे। सबसे पहले हम यहाँ से एक आव्यूह बनाते थे, फिर x के मान निकालते थे। यानी इसमें जो x y z आ रही है, x बराबर वो होता था और एक b बराबर होता था आव्यूह जो बराबर में हमें वैल्यू दे रखी है उनसे। ये 3 चीज़ यहाँ पर हम निकाल देते हैं बच्चों। तो यहाँ भी ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले माना a बराबर एक आव्यूह बनाएंगे 3/3 का, क्योंकि इसमें 3 चरराशियाँ आ रही हैं और 3 समीकरण हमें दे रखी हैं। मेन तो ये है, ठीक है। तो कैसे बनाने वाले हैं ये आव्यूह? कैसे बनाते हैं बच्चों? यहाँ से सबसे पहली लाइन होती है स्तंभ के रूप में x के गुणांक। तो x का गुणांक है 3, 2, 4, तीनों में से ले लो 3, 2, 4। फिर y का गुणांक -2, 1, -3, -2, 1, -3। फिर z का गुणांक 3, -1, 2, 3, -1, 2, ठीक है भाई। ये a बराबर आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से x बराबर, x क्या होता है बच्चों? ये जो इसमें जितने वेरिएबल आ रहे हैं वो x वाले आव्यूह में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर x, y, z 3 आ रहे हैं, तो x, y और z, ठीक है। और तीसरा b बराबर एक आव्यूह बनाते थे हम। इसमें क्या आता है? इसमें जो इन समीकरण निकायों में जो बराबर में जो अचर पद हैं जो वो दे रखे हैं बराबर में, उनको हम लेते थे। तो 8, 1, 4, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो सबसे पहले ये 3 यहाँ पर हम आव्यूह बनाएंगे। एक a बराबर, a आव्यूह जो बनेगा वो बनेगा x, y, z के गुणांकों से मिलकर। x बराबर जो आव्यूह बनेगा वो इसमें जितने वेरिएबल आ रहे हैं उनको एक बार लिखा जाएगा। x, y, z आ रहा है तो x, y, z। b आव्यूह बनेगा जो बराबर में हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उनसे मिलकर, ठीक है। अब आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों। क्या बताया था? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें
आव्यूह विधि के लिए मैंने बताया था आपको बच्चों, x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b, ax बराबर i वगैरह का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो x बराबर a इनवर्स b यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसमें अब आप क्या करेंगे, देखिए x तो हो जाएगा ये वाला आप भी, ठीक है, और यहाँ a इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, यानी इस a आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हमें निकालना पड़ेगा, और फिर उसको यहाँ लिख के b आव्यूह से उसमें करेंगे गुणा। उसके बाद कंपेयर करके x y z के मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से समझो। पहले x की जगह x वाला आव्यूह, a इनवर्स की जगह यहाँ से जो व्युत्क्रम निकलेगा वो, और b की जगह b वाला आव्यूह। a इनवर्स और b का गुणा करके एक आव्यूह प्राप्त होगा, और एक इधर आव्यूह है। संगत अवयवों की तुलना करके एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे, सवाल खत्म। ठीक है, ऐसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है वो ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह। ये कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सार्डिक ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और उसकी सार्डिक वैल्यू चाहिए ए की, फिर हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा मेन टारगेट है ए इनवर्स निकालना। तो उसके लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले बच्चों में, A11 A12, या फिर ऐसा करो पहले सार्डिक ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ये इसकी वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका प्रसार करिए, प्लस माइनस प्लस। तो पहले +3, अब ये +3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। ये जो +3 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, और -3 का मल्टीप्लाई -1 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +3 का 1 में 3। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये माइनस आएगा और फिर ये -2, तो भाई माइनस तो एक ये और एक ये माइनस, ऑलरेडी क्या हो जाएगा ये, फिर ये प्लस। अब ये जो -2 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाओ, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, 2 2 जा 4, -4 का -1 में करेंगे -4, और एक माइनस फॉर्मूले में आता है तो +4 हो गया। ठीक है, चलो फिर उसके बाद थर्ड +3, तो ये 3 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, इसका इसमें 2 का करेंगे -3 में -6, और -4 का 1 में करेंगे तो 4। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सार्डिक ए बराबर -3 में से घटाएंगे -3 +2, तो -1 बचा, -1 का 3 में करेंगे -3, यहाँ 4 4 8 और 2 8 2 जा 16, और यहाँ -6 और -4 -10 का 3 में करेंगे -30 आ गया। ठीक है, तो सार्डिक ए बराबर 16 में से 3 गए तो 13 -3, तो 13 में से गए बच्चों 30, माइनस के बड़े हैं तो माइनस का आंसर आएगा, बचे कितने 17, किसके, माइनस के। ठीक है, तो ये सार्डिक ए की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पर A11 A11 A12 A13, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 3/3 का है। फिर A21 A22 A23, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर A31 A32 A33, तो यहाँ पर ये 1 और 1 सम, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए बच्चों, तो फर्स्ट 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाओ, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाओ तो क्या आएगा ये, यानी जो A11 A12 और A13 की जो वैल्यू आती है ना, वो यही आती है जो ब्रैकेट में लिखी है शुरू के 3 की, तो यही लिख लें, या फिर आप वहां से प्रसार करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से जाएगा 3, तो -1, 4 और 4 8, -6 -4 -10। ठीक है, अब 2 1 का मतलब क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो भाई दूसरी रो यानी ये रही,
और पहला कॉलम यानी ये रहा, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस करो। -2 का 2 में करेंगे -4, ठीक है भाई, -4, और इसका इसमें करेंगे तो +3, क्योंकि हमारा 2 1 है, सॉरी 2 1 है ना, यस 2 1 है, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो इसका इसमें -4 और -3 का करेंगे 3 में, तो हो जाएगा -9, तो -4 -9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये कॉर्नर वाले बचे, इनका क्रॉस करो, इसका इसमें 6 -4 3 जा 12, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 का -3 में -9 और -4 का -2 में कितना हो जाएगा -8, और एक माइनस पहले से है तो +8 आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 3 1 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 1 मतलब है तीसरी रो, 3 1 का मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, ये चिन्ह हटा दीजिए, तो क्रॉस करेंगे बच्चों इनका, -2 का -1 में तो क्या आएगा +2, और फिर -3 का -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, और एक माइनस पहले से ही है तो फिर से -3 हो जाएगा। फिर 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका इसमें -3, इसका इसमें 6, -3 6, ठीक है। 3 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 1 जा 3, और -2 का -2 में -4, और एक माइनस पहले से है तो +4। तो बच्चों अब इनको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -10, ये 9 और 4 13, और ये माइनस और है भाई, माइनस के 13 और माइनस प्लस के 13, 12 में से 6 गए, माइनस के 6, 9 और -9 में से प्लस के 8 गए, माइनस का 1, और एक माइनस पहले से है तो प्लस का 1। यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों -1, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। अब पहले 3 एलिमेंट C1 बनाते हैं, दूसरे 3 एलिमेंट C2 बनाते हैं, तीसरे 3 एलिमेंट C3 बनाते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं A इनवर्स, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने कराया था चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ से एक नया ऑब्व्यू बनेगा, वही एडजॉइंट ऑफ A होगा, ठीक है भाई। तो इनको लिखिए, ये C1 है, यानी -1 पहला कॉलम, -8 -10, C2 हो गया ये 13 -6 1, C3 हो गया ये -1 -9 7, ठीक है भाई। तो ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया, हमें निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये रही, -1 -8 -10 3 -6 1 -1 -9 7, और डिवाइड में कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने -17, कितनी आ रही है -17, तो इसको ले लो आगे -1/17, ठीक है। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, A इनवर्स की वैल्यू। अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है, XYZ के मान निकालने हैं। तो हम जानते हैं आव्यूह विधि का क्या होता है बच्चों, आव्यूह विधि क्या होती है बच्चों, X बराबर A इनवर्स B। तो X की जगह क्या लगाने वाले हैं, चलो X की जगह बाद में लगा देंगे, पहले A इनवर्स का मान लगाओ, ये रहा 1/17, वो भी माइनस के, और ये -1 13 -1 -8 -6 -9 -10 1 7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर A इनवर्स B की वैल्यू कितनी है 8 1 4। अब इन दोनों आव्यूहों का आपस में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, ये -1/17 है, इसे आप बाहर ही रहने दो, इससे भी कुछ मत कहो आप, इनका आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो x बराबर, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, तीसरी रो का तीसरे कॉलम में। तो -1 का करेंगे 8 में -8, 13 का 1 में करेंगे +13,
और -1 का 4 में करेंगे -4। फिर दूसरी रो का इस कॉलम में तो पहले का पहले के साथ, माइनस का 8 का प्लस 8 में 8 8 64, -6 का 1 में करेंगे -6, -9 का 4 में करेंगे -36। फिर तीसरी रो का करेंगे तो -10 का 8 में करेंगे -80, 1 का 1 में करेंगे 1, 7 का 4 में करेंगे 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह लगा दो प्यारे, x की वैल्यू यहाँ से अब कितना है x, x y z बराबर, इसको सॉल्व करने वाले हैं तो -8 और -4, माइनस के इतने हो गए 12। ठीक है, और ये -1/17 चल रहा है यार, इसे तो हम भूल ही गए, चलो कोई नहीं। तो ये -12 और +13 तो कितना बचा, 1 बचा, -1/17 तो है ही, अंदर बचा 1। यहाँ पर आप देखिए 64 और 6 70, 70 और 36 106, -106। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये -80 और ये हो गए 29। तो भाई 80 में से 29 घटाने हैं तो 10 से 9 हो गया 1, 7 बचा, 7 से 2 हो गया 5, -51 बचे, -51। ठीक है भाई, अब क्या करना है, जगह की कमी है फिलहाल हमारे पास, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए। तो x y z बराबर, यहाँ देखिए आप -17 का भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा -1/17, -1/17। फिर -17 का भाग देंगे 106 में तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, 17 छिक्के 102 तो 6 बार चला जाएगा। फिर -1/17 का -51 में तो माइनस प्लस, 17 तिया 51 तो 3 आ गया। अब यहाँ से संगत अवयवों की कर दो तुलना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि किसी आव्यूह में का क्रम समान हो, ठीक है, यदि किसी आव्यूह का क्रम समान हो, ठीक है, तो जितनी रो है उतने ही उसमें कॉलम हो और एक ही क्रम के आव्यूह हो, मतलब तो दोनों आव्यूह बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तो आव्यूह बराबर हैं तो क्या होगा, संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/17, y की वैल्यू हो जाएगी 6 और z की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। तो सवाल लेंथी जरूर है बट आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज जब कराई थी तो मैंने कराए थे, तो आई होप कि आपको वो समझ में भी आए होंगे, तब समझ लिया होगा तो फिर आपको अब तो अच्छे से आ ही गया होगा बच्चों। ठीक है, तो मेन है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप कभी ना भूलें तो फिर आपका मैथ स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट छोड़कर सिर्फ सवाल को रटने घूम रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है और वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला भी नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, होता क्या है, पहले आपको आव्यूह विधि से निकालने का कॉन्सेप्ट पता हो, उसके हिसाब से आप काम करें, फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों कंप्लीट, 7th का पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों खा। 7th में बच्चों 7 क्वेश्चन में 2 पार्ट थे और पहले पार्ट में भी 2 पार्ट हैं, फिर एक का और एक खा। तो ये है 7th का खा, नहीं 7th का में एक पार्ट है, 7th के खा में 2 पार्ट है। तो 7th के खा का पहला पार्ट है बच्चों, ये 7th के खा का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा है यदि शीर्ष दे रखे हैं बच्चों हमें ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बच्चों हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2, -1, 2, -6 है, 5, 4, k, 4। ठीक है, बाल्य त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है बच्चों
35 वर्ग इकाई। ठीक है, तो के का मान निकालना है, के की वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और के की वैल्यू हमसे बच्चों पूछी है। तो ये बच्चों हम करने वाले हैं सारडिक वाले कॉन्सेप्ट से। आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी होगी सारडिक चैप्टर के अंदर, मैंने भी आपको कराया था कि वहाँ ट्रायंगल्स से संबंधित क्वेश्चंस थे बच्चों। तो कैसे करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वहाँ पे हमने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही कॉन्सेप्ट था। तो हमारा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें एक दे रखा है बच्चों 35 वर्ग इकाई और यहाँ पर 1/2, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 4 और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है भाई, ये 1/2 आगे होता है। अब यहाँ पर हम इसका करते हैं बच्चों, प्रसार कर लीजिए डायरेक्ट, या कुछ ऑपरेशन लगा कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रसार करते हैं, उसमें फ़ायदा रहेगा, जल्दी भी काम होने वाला है। तो 35 बराबर 1/2 प्रसार कर दो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो +2 पहली रो गई पहला कॉलम, वही पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि प्रसार कैसे करते हैं, ये गया और ये गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस करो, इसका इसमें 4 माइनस इसका इसमें 4, फिर माइनस और फिर ये -6, तो क्या हो जाएगा +6। तो पहली रो दूसरा कॉलम 5 एकम 5 माइनस के का एक में करेंगे के। ठीक है, फिर +1 फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो 5 चौक 20 माइनस के का 4 में करेंगे 4 के, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों 35 बराबर 1/2, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आए 6 का 5 में 30, 6 का -5k। ठीक है, 6 का करेंगे के में तो 6k हो जाएगा, वो भी माइनस का। फिर ये 1 का 20 में करेंगे 20 और ये -k 4k आपका है ही, तो ये 35 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर 30 और 20 हो गया प्यारे 50, -6k और -4k के 10k हो गया। ठीक है, आप चाहें इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर क्रॉस में, तो 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 माइनस 10k। अब बच्चों यहाँ पर आप प्लस जो एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, आप चाहते हैं प्लस माइनस लेकर भी चल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली एरिया किसी में भी आ सकता है, तो लेकिन हम लेते पॉजिटिव में, तो आप प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। के की वैल्यू 2 भी आ सकती हैं। ठीक है, मॉड वैल्यू लेते हैं बच्चों हम इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप चाहें तो 10k को इधर बुला लीजिए, 10k और ये 50 इधर जाएगा, तो ये -k 70। ठीक है, तो 10k बराबर 50 में से 70 गया -20 और 10 का करेंगे 2 में 20 में डिवाइड, तो k की वैल्यू आ जाएगी -k 2। इस तरीके से ये आंसर, तो k की वैल्यू आ गई प्यारे -2। ऐसे आप करने वाले हैं इसको। तो सारडिक विधि से आपको ये करना है, कोई ऐसा मत कर दीजिएगा कि 9th क्लास में भी क्वेश्चन है, ये 10th में भी हैं, 11th में भी हैं, उस कॉन्सेप्ट से कराएं। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट से कराएं, बिकॉज 12th में है आप, नॉट 9th में हो या 8th या 10th में नहीं है आप। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस लेकर भी चल सकते थे एरिया में, तो के भी 2 भी आंसर आ सकते हैं, तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, चाहें तो वो भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, एक आंसर तो उसमें से यही होगा, एक बदल जाएगा। चलिए, तो ये 7th के खा का फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब 7th का खा का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है यदि a बराबर इतना सदिश दे रखा है बच्चों, दिया है वेक्टर a बराबर i कैप +4 j कैप
प्लस 2 के कैप। वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, और वेक्टर सी बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमें 3 सदिश बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं। तो एक सदिश डी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें निकालना है सदिश डी, हमको बच्चों निकालना है। ठीक है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब है। वेक्टर डी वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है, ये हमें बच्चों दिया है। और एक चीज और दी है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15, ये भी बच्चों हमें दिया है। तो पहले कौन सा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि 3 सदिश हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और एक वेक्टर डी है जो आपको ज्ञात करना है, और वो वेक्टर डी वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है। ठीक है, तो भाई वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जब कोई सदिश किन्हीं अन्य 2 सदिशों पर लंब होगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर डी बराबर लैम्डा 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 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर डी बराबर, जो आपको निकालना है, जो लंब है जिस पर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू लैम्डा के इक्वल होता है, यानी वेक्टर डी बराबर लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्चुअली हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर डी निकालना है। तो वेक्टर डी निकालने के लिए क्या चाहिए, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बच्चों फॉर्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे बच्चों, वो आप निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा बच्चों सदिश वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं देखिए, जब 2 सदिशों का अदिश गुणन वाला टॉपिक जो था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, सारणिक विधि से, इस तरीके से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ये होता था कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर आई जे के, और यहाँ पर आई के गुणांक, जे के गुणांक, के गुणांक। तो आई के गुणांक भाई 142, यहाँ जे के गुणांक, यहाँ पर जे के गुणांक आएंगे आपके इसमें आई जे के, थोड़ा सा गलत लिखा, आई का गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पे आई का जो गुणांक है आपका वो है 1, जे का गुणांक 4, के का गुणांक 2। तो आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक, के नीचे के का गुणांक। फिर वेक्टर बी से भी 3 - 2 7, 3 - 2 7। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसका करते हैं फिर बच्चों प्रसार कैसे करेंगे, चलो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ये वही प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 का 7 में 28 माइनस 2 का 2 में -4, और एक माइनस पहले से ही है +4। फिर माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 7 में 7 माइनस 3 का 2 में 6। उसके बाद प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का -2 में -2 माइनस 3 का 4 में 12। ठीक है, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 28 और 2 32 आई कैप, 7 से 6 गया 1, और माइनस जे में करेंगे तो 1 जे कैप। ठीक है, और उसके बाद 12 और 2 -14 के कैप। ये क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, ये 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है। और जब 2 सदिशों का बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो बच्चों बताया था, जब 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है, और हमें एक सदिश ही प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है,
तो अब हम इसको यहाँ लगाने वाले हैं। तो वेक्टर डी बराबर लैम्डा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये रही, यहाँ लगा दीजिए 32 आई कैप जे कैप 14 के कैप। ठीक है, अब इस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो वेक्टर डी बराबर 32 लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप 14 लैम्डा के कैप, ये आ गया सदिश डी। लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं लिख रहा है, पहले हमें यहाँ से लैम्डा का मान लगाना पड़ेगा, जब जाके डी का मान फाइनल निकलेगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर निकालेंगे सी डी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। क्यों निकालेंगे? क्योंकि एक वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी यानी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी एक हमें दे रखा है, एक हम खुद निकालेंगे और दोनों को रखेंगे बराबर। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी कैसे निकालेंगे? वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। तो वेक्टर सी की वैल्यू क्या है प्यारे? ये रही 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट वेक्टर डी की वैल्यू अभी अभी निकाली है 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर इसका इसमें, तो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या होता है? 1। 32 लैम्डा का करेंगे 2 में, तो 32 2 जा 64 लैम्डा। इज दैट क्लियर? फिर माइनस जे का करेंगे माइनस के लैम्डा जे में, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा का 1 में लैम्डा और जे डॉट जे क्या होता है? 1 माइनस प्लस 4k का माइनस 14 लैम्डा के में, तो माइनस प्लस माइनस 14 चौका 56 लैम्डा और के डॉट के क्या होता है? 1। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर आ जाएगा ये 64 लैम्डा और 1 65 लैम्डा और माइनस के 56 लैम्डा। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 65 लैम्डा में से 56 लैम्डा गए, तो ये आपके बचे 9 लैम्डा। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। और एक वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी की। क्या दे रखी है? देखिए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी की वैल्यू दे रखी है 15, तो यहाँ लगा दो 15 बराबर 9 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, अब ये लैम्डा का मान आपको बस कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है और आपका वेक्टर डी तैयार। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई एक सदिश डी वेक्टर ए व वेक्टर बी पे लंब है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। ओके, तो हम ए क्रॉस बी निकाला, फिर यहाँ लगाया वेक्टर डी निकाला, फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी हमें दे रखा है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी एक हमने निकाला, एक हमें दे रखा है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू लगा दीजिए आप यहाँ पर। आप चाहें तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 लगा सकते हैं और यहाँ लिख दीजिए पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो इधर लगाएंगे, देखिए, तो वेक्टर डी बराबर 32 लैम्डा आई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5/3 आई कैप माइनस के लैम्डा की वैल्यू 5/3 जे कैप माइनस के 14 लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5/3 के कैप। तो 3 से तो बच्चों ये कटेगा नहीं, तो 32 पंजे होता है बच्चों 160। ठीक है, 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप और ये 14 पंजे 70/3 के कैप। तो ये आ गया आपका वेक्टर डी। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको तीनों सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी ए व बी पर लंब है, तो लंब सदिश का फॉर्मूला वेक्टर डी बराबर लैम्डा ए क्रॉस बी। यहाँ से ए क्रॉस बी निकालो पहले शारीरिक विधि से, जो भी आए उसे यहाँ लगाओ, फिर लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करो, वेक्टर डी मिल गया। फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी निकालो। क्यों? क्योंकि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी हमें दे रखा है, हम इसलिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी निकाल रहे हैं।
तो एक हमें निकाल लिया और एक हमें दे रखा, दोनों को बराबर रखा, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ लगा दो, आपके पास वेक्टर डी आ जाएगा और यही आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, चलो तो इस तरीके से ये आपका सवाल 7वें का खत्म, 7वें के खा के दोनों पार्ट खत्म हो गए बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं बच्चों हम पार्ट नंबर 8 यानी 8वें सवाल के में भी बच्चों 2 पार्ट दे रखे हैं और एक करना है। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर के ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 8 में बच्चों क्या दे रखा है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का दे रखा है 8 में का इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 और ये dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमें सदिश वो दे रखा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों। किसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक्चुअली x² + 1 और ये x² - 5x + 6 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मानेंगे तो बच्चों ऊपर वाला नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैंने आपको 3 विधियां बताई थी, एक प्रतिस्थापन विधि, एक आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और एक खंडित समाकलन विधि। तो खंडित समाकलन विधि का है ये सवाल बच्चों। कैसे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये एक द्विघात समीकरण बन रही है तो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बच्चों, गुणनखंड। जब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे तो इसको हम आंशिक भिन्न विधि में तोड़ेंगे। लेकिन आंशिक भिन्न विधि में तोड़ने से पहले मैंने आपको आंशिक भिन्न विधि के कुछ नियम बताए थे। क्या, कि जब भी आप किसी सवाल को आंशिक भिन्न विधि से करें तो उसमें अंश की घात हमेशा हर की घात से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर घात बराबर है। देखो अंश की घात 2, अंश की सबसे बड़ी घात 2 है और हर की घात सबसे बड़ी भी 2 है। तो दोनों घातें समान हैं, इसलिए क्या करेंगे, पहले भाग देके ऊपर वाली घात को छोटा बनाएंगे। ठीक है, भाग आप साइड में भी दे सकते हैं रफ वर्क पर। तो हम यहाँ x² + 1 में भाग देंगे बच्चों, किससे, x² - 5x + 6 से। तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², कमी किसकी है, किसी की नहीं। तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी की कमी नहीं होती। तो 1 का मल्टीप्लाई x² में x², 1 का -5x में -5x, 1 का 6 में 6। अब यहाँ पे करते हैं घटाने पर, तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया। ऊपर क्या बचा बच्चों, +1 और यहाँ पे प्लस के 5x, तो प्लस के 5x और ये -6 और +1 तो घट जाएगा -5। ये बचा शेषफल, घात छोटी हो गई बस। अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, भागफल जो आया है आपका वो 1 प्लस, फिर ये जो शेषफल आया है आपका 5x - 5 और डिवाइड में जिससे आपने भाग दिया है x² - 5x + 6, यानी शेषफल प्लस भाजक अपॉन शेषफल, भागफल प्लस भाजक अपॉन शेषफल। ठीक है, अब आप इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² - 5x + 2 के भी हम साइड में फैक्टर कर सकते हैं, x² - 5x + 6, 6 के कम 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो ये होंगे बच्चों 3 + 2, तो 3 दूनी 6 भी आ रहा है और जोड़ने पर 5 आ रहा है, x + 6। तो यहाँ x² - 3x - 2x + 6, यहाँ से x कॉमन तो x - 3, यहाँ से 2 कॉमन तो x - 3, x - 3 आ गया कॉमन, तो बचा क्या, x - 2। ठीक है भाई, ये आ गया। तो 1 + 5x - 5 अपॉन इसके फैक्टर हो गए x - 3 और x - 2। ठीक है भाई, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस पार्ट को तो आंशिक भिन्न विधि से सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को नॉर्मली समाकलन हो ही जाएगा। तो हम फिलहाल इसको समीकरण नंबर 1 बना दे रहे हैं और इसको आंशिक भिन्न विधि से कर रहे हैं बच्चों। तो 5x - 5 अपॉन x - 3
और x माइनस 2 बराबर a फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन है x माइनस 3 प्लस b ये नीचे x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे LCM। तो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 2, यहाँ पर एल्सियम क्या आएगा बच्चों, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 2 का a में करेंगे तो a x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, इसका b में करेंगे तो b x माइनस 3। ये कट गया बच्चों, सेम बचा क्या 5x माइनस 5 बराबर ax माइनस 2a bx माइनस 3b। अब यहाँ पर तुलना करते हैं बच्चों, तो x के गुणांकों की तुलना करो बच्चों। तो x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है बच्चों 5 है, और इधर x का गुणांक a और यहाँ पे प्लस b है। इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 2। फिर अचर पदों की तुलना करो, यानी अचर पदों की तुलना करने पर, तो यहाँ अचर पद है बच्चों -5 और यहाँ अचर पद है माइनस के 2a और माइनस के 3b। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 2 और 3 को बच्चों हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके ab के मान निकालने हैं। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए 2 तरीके हैं आपके पास, या तो इसमें 3 से गुणा कर दो समीकरण 2 में और समीकरण 3 के साथ जोड़ दो, या 2 से गुणा कर दो, आपके पास जो भी मन हो। तो 2 से कर देते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, अब ये चीज हम हटा सकते हैं यहां से, तो यहां से समझिएगा बच्चों। तो समीकरण 2 में जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को साथ में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 से गुणा करिए तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2a प्लस 2b। यहाँ पर आप एज इट इज रहने दीजिए, -5 इज इक्वल टू -2a माइनस 3b। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जोड़ने पर एक कट गया, +10 -5 यानी 5 बचा, और यहाँ पे बचा माइनस का b। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5। इज दैट क्लियर। उसके बाद अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसे किसी एक में रख दो, तो पुट इन सेकंड कर दो भैया, पुट इन सेकंड। तो 5 इज इक्वल टू a और प्लस b की वैल्यू कितनी है -5, इसको इधर भेजेंगे तो 5 + 5 यानी a, यानी a बराबर आ गया 10। अब a व b के मान रखने पर, तो a और b के मान लगाएंगे, कहाँ पर लगाते हैं बच्चों, आंशिक भिन्न वाला टॉपिक तो आपने पढ़ाई है, यहाँ पर लगाइए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 10 और अपॉन में x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है प्यारे -5 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बच्चों वैल्यू आ गई हमारी इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो वो आप लगा दीजिए समीकरण 1 में, पुट इन फर्स्ट यहाँ पर, तो 1 + 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है, ये टोटल, तो ये लगा दो 10/x माइनस 3 प्लस माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। अब बच्चों यहाँ समाकलन ले लो, समाकलन लेने पर एक्चुअली आंशिक भिन्न विधि से हमने इसको समाकलन करने लायक बनाया है, ये समाकलन होने लायक नहीं था। तो यहाँ समाकलन लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 10 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx अपॉन x माइनस 3 माइनस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx अपॉन x माइनस 2। अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए 1 का जो समाकलन होगा वो होगा x प्लस
1/x-3 का log x-3 और 10 पहले से ही है, log mod x-3 और -5 1/x-2 का log mod x-2 n प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, इतना हो सकता है, वरना आप यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, ऐसे आपको सवाल करने हैं। ठीक है, तो अगर समाकलन को आंशिक भिन्न विधि से करना है तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट ध्यान ये रखना है कि पावर कहीं अंश की बड़ी या बराबर तो नहीं है तो छोटी बनाओ भाग देके, उसके बाद आंशिक भिन्न में ब्रेक करो। बहुत अच्छे से मैंने ये क्वेश्चंस बच्चों आपको समझाए थे, जब उस टाइम मैंने कराया था, एक एक सवाल मैंने अपने हाथों से कराया था बच्चों, और जो सेम थे वो भी कराए थे, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। और फॉर्मूले बहुत मेन है, फॉर्मूले आप बहुत जल्दी ज़रूर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं करेंगे बच्चों तो फिर आपको समस्या आएगी अनसॉल्व पेपर पढ़ने में। और अनसॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कि बच्चों ये वही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो हम इन्हीं को सॉल्व करा रहे हैं बच्चों, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो।